तो उसमें से जो चार्ज फ्लो होगा उस चार्ज को अपोज किया जाएगा ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, जिस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। एंड दिस प्रॉपर्टी दैट मींस दिस रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय आर। इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है तो उस सर्किट में करंट भी पास नहीं होता। मतलब करंट तभी पास होता है, मतलब चार्ज का फ्लो तभी होता है जब उस सर्किट में रेजिस्टेंस होगा। दैट मींस रेजिस्टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू फ्लो द चार्ज, टू पास द करंट। बिकॉज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, I। ठीक है, वोल्टेज डेवलप होगा, सर्किट में वोल्टेज डेवलप होगा क्योंकि सर्किट में चार्ज को फ्लो करना है। चार्ज को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल की जरूरत होती है, और पोटेंशियल तभी वहां पर ड्रॉप होता है जब वहां पर क्या होता है, रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस नहीं तो पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा, और पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा तो करंट पास नहीं होगा। दैट मींस रेजिस्टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू फ्लो द चार्ज थ्रू द गिवन सर्किट। अब रेजिस्टर के अलावा इलेक्ट्रिकल सर्किट में और भी कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। हम अभी डिवाइस ना बोलते हुए कंपोनेंट कहेंगे। जैसे रेजिस्टर कंपोनेंट हो गया, एक और कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं इंडक्टर। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस इंडक्टर? इंडक्टर का फंक्शन क्या होता है? इट इंड्यूसेस ईएमएफ। ये ईएमएफ को क्या करता है, इंड्यूस करता है। इट इज वन टाइप ऑफ कॉइल, ये कॉइल होता है। अगर आप रेजिस्टर का सिंबल देखोगे तो सिंबल आपको ऐसा मिलेगा, द सिंबल ऑफ रेजिस्टर। इंडक्टर का सिंबल ये होता है, कॉइल। एक वायर लो, उसका वाइंडिंग करो, पेन का जो स्प्रिंग होता है ना, इट इज नथिंग बट इंडक्टर कॉइल। इंडक्टर कॉइल वैसा ही होता है। उस इंडक्टर में से जब चार्ज फ्लो होता है तो उस कॉइल के अंदर एनर्जी क्रिएट होता है, एनर्जी तैयार होता है, मतलब ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो सर्किट में जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसके लिए ईएमएफ इंड्यूस होना जरूरी होता है, और वो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसके लिए वहां पर लगाना पड़ेगा इंडक्टर। आपको भी मैंने बताया रेजिस्टेंस की जरूरत क्या होती है। रेजिस्टेंस अगर चार्ज को अगर अपोज कर रहा है तो रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं सर्किट में? उसका रीजन वही है कि रेजिस्टेंस अगर नहीं है तो वोल्टेज डेवलप नहीं होगा, वोल्टेज डेवलप नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब रेजिस्टेंस जरूरी है। उसी प्रकार से सर्किट में इंडक्टर भी जरूरी है, क्योंकि इंडक्टर एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट करता है, ईएमएफ इंड्यूस करता है। एक ईएमएफ वो होता है जो हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे कोई सर्किट है, ठीक है, और उस सर्किट में मैंने अल्टरनेटिंग ईएमएफ दिया, अल्टरनेटिंग करंट पास किया, तो मैंने यहाँ पर ईएमएफ को अप्लाई किया। जब ये ईएमएफ इस इंडक्टर में से पास होता है तो इस इंडक्टर के अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, बराबर है। तो एक तो अप्लाइड हुआ और एक इसके अंदर इंड्यूस हुआ, मतलब ईएमएफ बढ़ गया। तो किसी भी सर्किट में जब ईएमएफ रिक्वायर्ड होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी जब रिक्वायर्ड होता है, तो आपको इंडक्टर वहां पर लगाना पड़ेगा। सो द मेन फंक्शन ऑफ दिस इंडक्टर इज टू इंड्यूस द करंट और इंड्यूस द ईएमएफ। उसके बाद में नेक्स्ट कंपोनेंट है कैपेसिटर। कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटर का यूज क्या होता है? कैपेसिटर का यूज होता है टू स्टोर द चार्ज। ये क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। जब हम ईएमएफ अप्लाई करते हैं तो उस अप्लाइड ईएमएफ के कारण जो करंट फ्लो होगा, जो चार्ज फ्लो होगा, ये चार्ज जब इस कैपेसिटर में से पास होगा तो इस कैपेसिटर में वो चार्ज होल्ड होता है, चार्ज को स्टोर किया जाता है। सो द मेन फंक्शन ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज, टू होल्ड द चार्ज। तो इसका मेन फंक्शन क्या हुआ? टू अपोज द चार्ज, टू इंड्यूस द ईएमएफ एंड टू स्टोर द चार्ज। ठीक है, मतलब ये चार्ज को अपोज करता है, ये ईएमएफ को इंड्यूस करता है, इसका मतलब करंट इंड्यूस होता है, इसका मतलब चार्ज इंड्यूस हो रहा है वहां पर। सो टू अपोज द चार्ज, टू इंड्यूस द चार्ज, टू स्टोर द चार्ज, इसके मेन फंक्शन हो गए। It opposes the charge due to the property called as resistance. It induces the EMF due to the property called as the inductance, and it
store the charge due to the property called as the conductance. ठीक है, resistance denoted by R, inductance denoted by L and capacitance denoted by C. ठीक है, तो इसको हम कंडक्टेंस ना कहते हुए कैपेसिटेंस कहेंगे। कंडक्ट तो करेगा, ऑब्वियसली चार्ज वहां पर होल्ड करता है, चार्ज यहाँ पर होल्ड होगा, कंडक्ट करेगा। दिस प्रॉपर्टी नेम्ड एज द कैपेसिटेंस, दिस प्रॉपर्टी नेम्ड एज द इंडक्टेंस एंड दिस प्रॉपर्टी नेम्ड एज द रेजिस्टेंस। अब बात ऐसी है कि कोई भी सर्किट हो, वो कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, उस सर्किट में कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो या इवन सेमीकंडक्टर हो, जब उसमें से चार्ज फ्लो होता है तो ये मटेरियल चार्ज को अपोज करते हैं। ऐसा ये नहीं है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ रेजिस्टर ही चार्ज को अपोज करता है, इंडक्टर भी चार्ज को अपोज करता है, कैपेसिटर भी चार्ज को अपोज करता है, क्योंकि इंडक्टर भी कंडक्टर से बना हुआ है और कैपेसिटर भी कंडक्टर से बना हुआ है। इसमें दो पैरेलल प्लेट का यूज किया जाता है तो वो मेटल प्लेट होती है, इसमें हम कॉइल यूज कर रहे हैं तो वो कंडक्टर है, वायर है, वो कंडक्टिंग वायर होता है, मतलब उसका भी खुद का रेजिस्टेंस है। तो हर मटेरियल का खुद का रेजिस्टेंस होता है, खुद का अपोजिशन होता है, मतलब ये भी चार्ज को अपोज कर रहा है, ये भी चार्ज को अपोज कर रहा है, लेकिन उतना स्ट्रांगली अपोज नहीं करेंगे जितना स्ट्रांगली कौन अपोज करता है, रेजिस्टर, क्योंकि रेजिस्टर का मेन फंक्शन ही वही है, टू अपोज द चार्ज। लेकिन इन दोनों का मेन फंक्शन टू अपोज द चार्ज है क्या? नहीं, लेकिन ये मटेरियल है और हर मटेरियल का खुद का रेजिस्टेंस होता है, मतलब इसका भी रेजिस्टेंस होगा और इसका भी रेजिस्टेंस होगा। एंड द अपोजिशन ड्यू टू इंडक्टर इज कॉल्ड एज the opposition due to inductor as well as capacitor is called as reactance. It is called as reactance and this reactance is denoted by X. Opposition by resistor is denoted by R. This property is called as the resistance. Opposition by inductor and capacitor is called as the reactance. समझे? अगर इंडक्टर अपोज कर रहा है, सिर्फ इंडक्टर अगर सर्किट में है तो इंडक्टर के द्वारा किया हुआ जो अपोजिशन है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाएगा। रिएक्टेंस इज डिनोटेड बाय एक्स। इंडक्टेंस का सिंबल क्या होता है? एन, यहाँ पर आ जाएगा एक्स है, ये को सफिक्स लिख लो, समझ में आया? अगर सर्किट में अकेला कैपेसिटर है तो वहां पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा and this capacitive reactance is denoted by X. कैपेसिटिव है तो क्या रहेगा? X। ठीक है, तो सर्किट में अगर अकेला रेजिस्टर है तो रेजिस्टेंस, सर्किट में अकेला इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, सर्किट में अकेला अगर कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और सर्किट में अगर समझ लो तीनों है जिसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं LCR सर्किट। क्या कहते हैं इसको? LCR सर्किट। अगर LCR सर्किट है तो उसमें से चार्ज पास होगा तो L में से भी होगा, C में से होगा, R में से भी होगा, मतलब इंडक्टर में से होगा, कैपेसिटर में से होगा, रेजिस्टेंस में से होगा, और ये तीनों के तीनों चार्ज को अपोज करेंगे। इसका मतलब वो कंबाइंड अपोजिशन हो गया एंड दिस कंबाइंड अपोजिशन इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस and this impedance is denoted by Z। ठीक है, अगर रेजिस्टर है अकेला तो रेजिस्टेंस, अकेला इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, अकेला अगर कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हम लोग पढ़ते हैं LCR सर्किट, सीरीज कॉम्बिनेशन एज वेल एज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब तीनों के कारण वहां पर अपोजिशन होगा एंड दिस अपोजिशन इज कॉल्ड एज द इंडक्टेंस and this inductance is denoted by Z। ठीक, पर आपको पहले ही मैंने बोला कि इंडक्टर और कैपेसिटर जो है वो इनका प्योर फंक्शन टू अपोज द चार्ज है क्या? नहीं, टू अपोज द चार्ज नहीं है। टू अपोज द चार्ज किसका है मेन फंक्शन? रेजिस्टेंस का। ठीक है, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ये प्योरली चार्ज को अपोज करने के ही काम आता है। ये प्रॉपर्टी EMF को इंड्यूस करने के काम आता है, ये प्रॉपर्टी चार्ज को
होल्ड करने के काम आता है। मतलब ये देखा जाए तो ये प्योर अपोजिशन नहीं है। प्योर अपोजिशन कौन है? रेजिस्टेंस। और इसीलिए जब किसी रेजिस्टेंस में से करंट पास होता है तो हीट प्रोड्यूस होता है। जब किसी रेजिस्टेंस में से करंट पास होता है, चार्ज पास होता है, तो ये हीट को प्रोड्यूस करता है। लेकिन इंडक्टर में से जब चार्ज पास होगा, करंट पास होगा, या कैपेसिटर में से जब चार्ज पास होगा, तो उस वक्त ये हीट को प्रोड्यूस नहीं करेगा। हीट डज नॉट प्रोड्यूस, यहां पर हीट प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है? हीट प्रोड्यूस करने वाला अकेला कौन है? रेजिस्टेंस। इसीलिए इस कंपोनेंट को ओहमिक कंपोनेंट कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज ओहमिक कंपोनेंट और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेजिस्टिव कंपोनेंट, क्योंकि इसका प्योर फंक्शन वही है, रेजिस्टिव कंपोनेंट। ये हीट को प्रोड्यूस नहीं करता, सो कॉल्ड एज नॉन ओहमिक कंपोनेंट्स और also called as non resistive component। हीट को प्रोड्यूस करता है। बेस्ट एग्जांपल आयरन, हाई रेजिस्टेंस मटेरियल होता है वो, बराबर। उसमें से जब करंट पास होता है तो वो रेड आउट हो जाती है कॉइल, आयरन गर्म हो जाता है। हीटर में जो कॉइल होता है वो भी हाई रेजिस्टिविटी कॉइल होता है, मतलब उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो इंडक्टर या कैपेसिटर है क्या? वो नहीं है, वो रेजिस्टर है। उसका प्योर फंक्शन वही है, वो अपोज द चार्ज, और चार्ज को जब वो अपोज करता है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण, चार्ज के ऊपर अपोजिशन ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर वर्क डन होता है, क्योंकि चार्ज को तो पास होना है, तो चार्ज वर्क डन करता है टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को ओवरकम करके आगे बढ़ने के लिए वहाँ पर वर्क डन होता है, कोलिजन होता है, और वो वर्क डन जो है वो हीट के फॉर्म में, मतलब हीट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हीट प्रोड्यूस करेगा। सो ओहमिक कंपोनेंट और इट इज आल्सो कॉल्ड एज रेजिस्टिव कंपोनेंट। लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर ये दोनों हीट को प्रोड्यूस नहीं करते, तो ये दोनों के दोनों कंपोनेंट जो है वो नॉन ओहमिक कंपोनेंट कहलाएंगे। इट इज आल्सो कॉल्ड एज नॉन रेजिस्टिव कंपोनेंट्स। ठीक है? और इन तीनों के द्वारा जो टोटल अपोजिशन होगा, उस टोटल अपोजिशन को क्या कहा जाएगा? इम्पीडेंस डिनोटेड बाय Z। अगर किसी सर्किट में अकेला रेजिस्टेंस है तो उस सर्किट को रेजिस्टिव सर्किट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेजिस्टिव सर्किट। अगर ये दो नहीं है और अकेला रेजिस्टर है। Impedance is opposition by the resistor, by the inductor as well as by the capacitor. Formula for impedance is Z is equal to R square plus XL minus XC whole square. This is the formula. अगर सर्किट में कैपेसिटर नहीं है, नो कैपेसिटर, तो अपोजिशन सिर्फ दो ही करेंगे, एक रेजिस्टर और दूसरा कौन? इंडक्टर। कैपेसिटर अगर नहीं है, इसका मतलब XC का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि ये जो रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, वो कैपेसिटर के द्वारा ही हो रहा है ना। और सर्किट में कैपेसिटर अगर नहीं है तो ये 0 होगा, और ये 0 है तो आपको फार्मूला मिलेगा Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस, समझे? ये फार्मूला मिलेगा। और अगर समझ में सर्किट में इंडक्टर नहीं है, रेजिस्टर और कैपेसिटर है, इंडक्टर अगर नहीं है, तो इसका मतलब ये इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC होल स्क्वायर। ये माइनस है, स्क्वायर होने का वो प्लस हो जाएगा।
लेकिन अगर सर्किट में इंडक्टर भी नहीं है और कैपेसिटर भी अगर नहीं है तो इसका मतलब आपको मिलेगा Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर। इसका मतलब Z इज इक्वल टू क्या होगा R एंड दिस टाइम सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव। इसमें सर्किट पूरा क्या रहेगा रेजिस्टिव। इसका मतलब ऐसे सर्किट में इंडक्टर के द्वारा अपोजिशन 0 होगा, कैपेसिटर के द्वारा अपोजिशन 0 होगा, अकेला रेजिस्टेंस अपोज करेगा। इसका मतलब जो टोटल अपोजिशन था वो कम हो गया क्योंकि दो के कारण अपोजिशन खत्म हो गया, सिर्फ अकेला ही अपोज कर रहा है, इसका अपोजिशन कम हो गया। अपोजिशन कम हो गया इसका मतलब इंपीडेंस कम हुआ, और इंपीडेंस कम हुआ इसका मतलब करंट बढ़ गया। तो ऐसे रेजिस्टिव सर्किट में करंट मैक्सिमम फ्लो होता है। क्या मैक्सिमम फ्लो होता है? करंट। ठीक है। सो इन रेजिस्टिव सर्किट मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू इट, उसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। तो मेन फार्मूला ये है टोटल अपोजिशन का, जिसको हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं इंपीडेंस। ऑल दीज आर द अपोजिशंस। ये अपोजिशन है, ये भी अपोजिशन है, ये अपोजिशन और ये भी अपोजिशन है। अपोजिशन का जो यूनिट होता है वो ओहम होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओहम। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी क्या होगा? ओहम। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का भी क्या होगा? ओहम। और इंपीडेंस का भी क्या होगा? ओहम। एनी डाउट?